भूल जाने वाले क्यों याद आते हैं, याद आने वाले क्यों भूल जाते हैं। हमारे बॉलीवुड के गाने की 2 लाइंस हैं ये, और ये हमारे आज के एपिसोड का थीम भी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद और गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे यूनिक शो, देश की बात सुनाता हूं। इस शो की खास बात यह है कि यहां नेगेटिव चीजों के लिए दरवाजे बंद हैं। हम देश को सोने से पहले पॉजिटिव थॉट का रिचार्ज देते हैं। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो वक्त के साथ भुला दिए गए हैं। कहने का मतलब है, जिनकी नजर में वो हीरो होते हैं, वही लोग उन्हें भूल जाते हैं। भूलने और याद रखने के बीच कई तरह की कहानियां हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आपको बहुत याद है। एक शब्द है याद नहीं रहता और दूसरा शब्द है भूल जाते हैं। हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। आपके दिमाग से कोई चीज हट गई तो कहेंगे भूल गए, लेकिन चीज दिमाग में हो पर वक्त पर ध्यान में ना आए तो कहेंगे याद नहीं रहा। जैसे पत्नी का बर्थडे, शादी की सालगिरह, गिफ्ट के चक्कर में लोगों को याद नहीं रहती है, लेकिन इन्हें भूल जाने की सजा बहुत बड़ी होती है, वो सब लोग जानते हैं। तो आज इसी भूल जाने पर बात होगी। नब्बे के दशक में ये सितारा खूब चमका। सलमान खान, सुनील शेट्टी, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स के साथ सोमी अली ने काम किया। कामयाबी की ऊंचाई वाले मुकाम पर लोग फिल्मी दुनिया नहीं छोड़ा करते, लेकिन सोमी अली एक दिन अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चली गई। कहां, किसी को सालों साल पता नहीं चला, लेकिन हमने आज सोमी अली को ढूंढ निकाला। सोमी अली की जुबानी सुनी। क्या हुआ कि एक उभरता सितारा गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गया। इंडिया फिल्म में ज्वाइन करने नहीं आई थी। सबको पता है कि आई हैड अ क्रश ऑन एन एक्टर, और मैं बॉलीवुड आई थी, विच बिल्कुल पागल जैसी कहानी लगती है अब, मगर एक 16 साल की लड़की जो है वो एक एक्टर के ऊपर उसको क्रश आ जाता है और वो बॉलीवुड जाती है, इंडिया जाती है उससे मिलने, ये उम्मीद रख के कि वो उससे शादी करेगी। तो मैं फिल्में करने नहीं गई थी वहां पे। मैं एक्चुअली, ये कोइंसिडेंस है कि मैं आई एंडेड अप डूइंग 10 फिल्म्स। इत्तेफाक है, कंप्लीट कोइंसिडेंस है, मगर ये है कि ओवरऑल मतलब मेरा जर्नी, इट वाज अनबिलीवेबल। पाकिस्तान में पैदा हुई और अमेरिका में पली बढ़ी सोमी अली 1990 में माया नगरी मुंबई आई थी सलमान खान से मिलने। यहाँ पर उन्हें सलमान भी मिले और हीरोइन के रूप में फिल्मी करियर भी। सलमान के साथ उनके फिल्म बुलंद तो कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन सोमी अली ने कई नामचीन अभिनेताओं के साथ 10 फिल्में जरूर की। लेकिन 1999 में सोमी अपना फिल्मी करियर छोड़कर अमेरिका चली गई। सलमान के साथ नेपाल गए थे, काठमांडू, बुलंद शूट करने। हाँ, जो प्रोडक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम्स हुए तो वो कभी रिलीज नहीं हुई, फिल्म कंप्लीट नहीं हुई। मगर ये है कि मुझे सैफ और सुनील और मिठुन दा के साथ काम करके बहुत मजा आया। मिठुन दा के साथ इतना काम किया, सैफ, सलमान, संजू, गोविंदा, सबके साथ इतने अच्छे बिग एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मिठुन दा की फिल्में तो हम बचपन से पाकिस्तान में देखते, we grew up on watching मिठुन दा, तो it was an honor to work with him. Sunil, one of the nicest person in the film industry. We were in acting class together, got to work with him, so बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जहां तक जिंदगी में अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ये जिंदगी का मतलब, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सोमी अली आजकल अमेरिका के मायामी में रहती हैं
अमेरिका में एनजीओ चलाती हैं। जब मैं वापस आई 1999 दिसंबर में, तो मैंने अपनी बैचलर डिग्री की साइकोलॉजी में और मास्टर्स किया जर्नलिज्म में। उसके बाद मैंने जो है एक एनजीओ शुरू की कॉल्ड नो मोर टीयर्स। तो उस नो मोर टीयर्स का जो मिशन है वो हम रेस्क्यू करते हैं विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डोमेस्टिक वायलेंस और बच्चे जो सेक्सुअली एंड फिजिकली अब्यूज्ड हैं। सोमी अली ने 1994 में सुनील शेट्टी के फिल्म अंत से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था और 1997 में ओम पुरी के साथ चुप उनकी आखिरी फिल्म थी। मेरी किस्मत में ये था कि मैं इतने एस्टैब्लिश्ड ओम जी के साथ, ओम पुरी के साथ, आई मीन लेट ओम पुरी के साथ मेरी आखिरी फिल्म थी जिसका नाम चुप था, जो इत्तेफाक से उसका नाम चुप था, वो मेरी आखिरी फिल्म थी। लेकिन अब सोमी अली का बॉलीवुड से कोई वास्ता नहीं। उनकी अपनी दुनिया है जिसमें वो मगन है। हाँ, बीते लम्हों की सुनहरी यादें जरूर हैं और उनके दर्शकों को याद है उनकी फिल्में जिनके दम पर बॉलीवुड में सोमी अली कभी सितारा बनकर चमकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खेल हमें सिखाता है कि अगर दबाव कम करना है तो गोल पोस्ट बदल दो। मतलब जो तनाव दे रहा है उससे ध्यान हटाकर दूसरी ओर ध्यान बांट दीजिए। जिनसे महत्व की उम्मीद है वो नहीं दे रहे तो फिर आप दूसरे महत्व देने वालों के साथ आ जाइए। कोई याद रखे या भूल जाए, लेकिन आपका परिवार आपको हमेशा महत्व देता है, हमेशा याद रखिए। मुश्किल समय में एक प्रार्थना मुझे हमेशा हिम्मत देती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर हो। नेक रास्ते पर चले हम, भूल कर भी कोई भूल हो ना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस गाने को आवाज देने वाली गायिका अब कहां है? भूल गए ना? चलिए याद दिलाता हूं। 1 मिनट 10 सेकंड का ये भजन हिंदुस्तान की कई पुश्तों ने गाया। कहीं स्कूलों में प्रार्थना बनकर तो कभी, लेकिन इसे गाने वाली शायद किसी को याद नहीं। शोहरत के बाद गुमनामी के रिवाज को समझना जरूरी है। इसमें हमारी जिंदगी के जटिल सवालों के जवाब हैं। हमारी टीम कुछ दिन पहले पुष्पा पगधरे से मिली थी। कभी शोहरत, पुरस्कार, सम्मान, इनाम सब कुछ मिला और फिर आज एक वो दौर है जब सबका साथ छूट चुका है। साथी है तो बस हारमोनियम। एक भजन से पुष्पा पागधरे ने जिंदगी में सबसे ऊंचा मुकाम छू लिया। साल 1986। इस साल सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म अंकुश पर्दे पर रिलीज हुई थी। अंकुश फिल्म क्रिटिक और लोकप्रियता दोनों पैमानों पर सराही गई। इतनी शक्ति हमें देना दाता इसी हिट फिल्म का भजन है। गीतकार अभिलाष के लिखे भजन को संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने और आवाज दी है पुष्पा पगधरे ने।
पुष्पा पागधरे इन दिनों मुंबई के माहिम में मच्छीमार कॉलोनी में किराए के घर में रहती है। 80 साल की पुष्पा पागधरे को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर 3150 रुपए मिलते हैं। कलाकार के तरफ ध्यान दे, उनका मान धन बढ़ाए। जो 3150 रुपया जो मिलता है वो कब तक चलेगा? आजकल की परिस्थिति, लॉकडाउन के लिए परिस्थिति बहुत विकट हो गई। कभी मोहम्मद रफी के साथ गीत रिकॉर्ड करा चुकी पुष्पा पागधरे ने हिंदी ही नहीं मराठी में भी कई गीत गाए हैं। कभी बॉलीवुड में उनकी अपनी पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे पहले तो गाने कम मिले और फिर वो भी बंद हो गए। दुनिया को इतना सुंदर भजन देने वाली पुष्पा पागधरे गुमनामी में खो गई। सबने आश्वासन दिया, पुष्पा जी हम आपके लिए करेंगे, घर के बारे में करेंगे, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मैं उद्धव ठाकरे जी से या मोदी जी से किसी को मैंने पत्र व्यवहार या मिली नहीं घर के बारे में। बाकी बहुत से आ गए, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपके लिए घर के बारे में कोशिश करूँगा, मगर आज तक नहीं हुआ। अब बस बीते दिनों की सुनहरी यादें, एल्बम में पीली पड़ रही गुजरे वक्त की तस्वीरें हैं। किराए का छोटा सा घर है, कुछ सामान है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो हारमोनियम और पुष्पा पागधरे की उंगलियां हैं। सितारे चमके तब भी, सितारे गर्दिश में हैं तब भी, इतनी शक्ति हमें देना दाता के बोल गूंज रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस महान और लोकप्रिय गाने की गायिका पुष्पा पागधरे जी आज भी 80 साल की उम्र में उस गाने को उसी दमघम से गाती है। हर आदमी की जिंदगी अनुभव का खजाना होती है। वो अपनी जिंदगी में समस्याओं का सामना करता रहता है, उनका समाधान खोजता है। कोई भी खिलाड़ी जब अपने खेल बनाता है तो वो दुनिया भर में खेल की जांच पड़ताल करके एक स्टाइल डेवलप करता है जो हमारे समाज और खेल के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। लेकिन हम सब उन्हें भूल जाते हैं और उनकी इतनी की गई मेहनत हमेशा बर्बाद हो जाती है। तो भूल जाने से देश में कैसा अनुभव का नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किसी को है या नहीं। जीडीपी याद है, लेकिन उसे बढ़ाने वाले जीईपी यानी ग्रॉस एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को भूल जाते हैं। देश के जीईपी लॉस को याद रखने के लिए एक कहानी और देखते हैं। 20 दिसंबर 2011 राज्यसभा। कुछ महीनों से हिंदुस्तान में संसद की ये तारीख विख्यात है। जो लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, इस दिन आरजेडी के राज्यसभा सांसद राजनीति प्रसाद ने लोकपाल बिल की कॉपी फाड़ी और उसे संसद में फेंक दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? इस घटना के अगले दिन हर अखबार की सुर्खी राजनीति प्रसाद थे। संसद के वरिष्ठ सदन में ऐसा आचरण बहुत गलत माना गया था। धीरे धीरे देश इस घटना और इसे अंजाम देने वाली राजनीति को भूल गया। कोई पंचायत है जिसने फतवा जारी किया। अब राजनीति प्रसाद कहाँ हैं? राज्यसभा सांसद रहने के बाद वो अचानक इतने गुमनाम कैसे और क्यों हो गए? वो आज किस हाल में? ये सवाल हमारे मन में था। जिंदगी की भूल भुलैया में राजनीति प्रसाद कहां भटक रहे हैं? ये जानने की कोशिश हमें बिहार की राजधानी पटना ले जाती है, जहां बेहद साधारण स्थितियों में राजनीति प्रसाद वकालत कर रहे हैं। और वो 2011 में जो पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन चला था
लोकपाल बिल वाला, तो उसमें मैंने बिल नहीं फाड़ा। बिल तो कोई फाड़ ही नहीं सकता क्योंकि बिल तो ऑलरेडी टेबल रहता है। बिल तो टेबल रहता है, बिल को कैसे फाड़ेगा। हमारे पास उसमें हमारे पास जो कॉपी था तो उसमें भी रिजर्वेशन था। सिंघवी उसके चेयरमैन थे और मैंने सिंघवी से ये पूछा कि क्या आपने हम लोगों का रिजर्वेशन दिया है, पिछड़े लोगों का रिजर्वेशन दिया है? तो बोला नहीं, रिजर्वेशन का इशू लोकपाल में नहीं है। तो मैंने उसका विरोध किया और फिर मैं रामास्वामी थे, रामास्वामी जो, तो मैं उनको देखने गया कि देखिए ये रिजर्वेशन इशू है कि नहीं है। तो फिर नहीं था, तो हमारे पास जो बिल का कॉपी था उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। मेरे पास का जो बिल था, मेरे को जो कॉपी दिया गया था वो राजनीति नाम कैसे पढ़ा और राजनीति में कैसे आए, ये आदमी कैसे पैदा हो गया और कैसे जवान हो गया और कैसे बूढ़ा हो गया, कैसे मर गया, उसी तरह से राजनीति है। राजनीति में आने का कोई सवाल नहीं था। राजनीति एक स्वतः स्फुटित कार्यक्रम था और उसी में मैं आ गया। मैं पहले दूसरी पार्टी में था, पार्टी में नहीं था, बल्कि हमको विश्वास नहीं था कि राजनीति में इस तरह काम होता है। हम चारू मजुमदार के पार्टी में थे और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी चुनाव में नहीं लड़ा और ना चुनाव लड़ने की कोई प्रयोजना थी हमारे पे, कभी नहीं, सोचते भी नहीं थे, क्योंकि राजनीति एक दिशा है जिस दिशा में हम चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और लोगों की समस्याएं, बेकारी, बेरोजगारी, सारे समस्या, बीमारी, उन सब का काम हम करते थे बचपन से ही। तो आस्ते आस्ते सब चला गया कि लालू यादव ने बिना कुछ मांगे हमसे 1 रुपया लेने के बिना, 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने। 1 रुपया का हमारे पास तो जमानत का पैसा भी नहीं था और लालू यादव ने मुझको एमपी बना दिया। जब मैं जमानत के लिए 5,000 रुपया मांगा गया हमसे, तो हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। तो रामचंद्र पूर्वे, श्याम रजक हम लोगों के साथ थे उस वक्त, इन लोगों ने चंदा किया और हमारे जमानत का पैसा दिया गया। और उस वक्त सब लालू यादव की कृपा थी और सबसे अधिक वोट से हम जीत के आए वहाँ। और राजनीति में प्रवेश किया मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता गया और मैं चलता गया, चरय बेती चरय बेती चरय बेती, चलता गया। और ये कल्पना में भी नहीं सोचा था कि मुझको कभी एमपी भी बनना पड़ेगा। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि कभी एमपी बनना पड़ेगा। याद रखने और भूल जाने के बीच फंसे लोगों की जिंदगी हमारे अपने अनुभव को बढ़ाती है, हमें मजबूत करती है, हमें जिंदगी में हर हाल में जीना और आगे बढ़ना सिखाती है। आइए ऐसी ही एक जिंदगी का अनुभव देखते हैं। दोस्तों, आप हमारी किचन में आपका स्वागत है और ये बताइए आप खाएंगे क्या? द मोरल ऑफ द स्टोरी, या लोमड़ी हमारे खेत में क्यों बड़ी? मेरा नाम आशुतोष कौशिक, MTV रोडीज विनर, सीजन 5, बिग बॉस सीजन 2 विनर, सहारनपुर का रहने वाला हूँ, अपना ढाबा चलाता हूँ, बाकी तो सब आप जानते ही हैं। दोस्तों, आप हमारी किचन में आपका स्वागत है और ये बताइए आप खाएंगे क्या? मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, चना मसाला, कड़ी पकौड़ा, मिक्स वेज, क्या चाहिए बताइए, ढाबे वाले। दिन शुरू होता है अपनी रनिंग से, एक्सरसाइज से, शुरुआत दिन की होती है और उसके बाद राइटिंग करता हूँ, कोई शूट करना है शूट करता हूँ, दोपहर को जाकर अपने ऑफिस में बैठता हूँ, फाइनेंस वाला काम देखता हूँ। ढाबा मैंने एक परिवार को दे दिया है, सड़क पर ठेली लगाता था, उनको दे दिया है। मैंने कहा भाई ऊपर वाले ने मेरा प्रमोशन करा तो मैं तेरा भी कर देता हूँ, और जितना मेरे हाथ में है इससे बढ़ के कर देता हूँ कि भैया कोई किराया भी मत दे,
उसने भी कहा कि नहीं भैया किराया तो दूंगा मैंने कहा भैया फिर जो किराया देगा मेरी मम्मी को दिया कर, और मम्मी को कहा कि आपको जो देना है दादी को दे दिया करो, मुझसे कुछ नहीं मांगते, अपना खर्चा बढ़िया करते हैं दोनों। किताबें हमेशा सच बोलती हैं दोस्तों, किताबें पढ़नी चाहिए, और ये मेरी LLB की बुक्स है, अपना भी लास्ट ईयर LLB का, क्योंकि कानून की नॉलेज सबको होनी चाहिए। देखिए बचपन में तो यही था कि हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में इतना थोड़ा हार्ड टाइट था, तो जब हमारी 12th पूरी हो गई तो हमने कहा भैया जैसे हम हैं वैसा काम धंधा शुरू कर देते हैं। पापा से पैसे मांगे, पापा ने दिए नहीं, मम्मी ने दे दिए, और हमने ढाबा शुरू कर दिया और अच्छा कमाने लगे। मतलब उस टाइम लोग कहते थे हमारा लड़का दिल्ली जॉब कर रहा है, 20,000 रुपये ले रहा है, तब मैं 4-5 हज़ार रुपये रोज कमा लेता था अपने शहर में ही। तो रोडीज के ऑडिशन में गए, जाके नया माहौल देखा, नए स्टाइल के लड़के लड़कियां, बड़े एक्सेंट में बात करने वाले, यो मैन ब्रो, लेकिन हम भी कॉन्फिडेंस से भरे थे। ये कह लो कि कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता था, ओवर तो रहा नहीं। और जब वो पहला ऑडिशन मैंने दिल्ली में दिया तो रात को जब लिस्ट आती थी कौन सिलेक्ट हुआ, वहाँ हमारा नाम नहीं था, तब थोड़ा बुरा लगता था कि यार उन्होंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया। मैंने कहा जो इन्होंने तुझसे क्वेश्चन पूछे हैं तूने आंसर भी सही दिया है, फिर सोचता था फिर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आंसर देता था बड़े प्रैक्टिकल। नहीं किया सेलेक्ट, कोई बात नहीं भैया, हमने कहा दूसरा ऑडिशन देखो कहाँ है। दूसरे में गए, वहां भी रिजेक्ट हो गए, फिर अपनी बात सही लगी। मम्मी ने भी कहा कि बेटा जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीख नहीं देगा, तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा। तीसरे ऑडिशन में हम जयपुर पहुंचते हैं, तो वहां से उस रोडीज के लिए मैं अकेला ही सिलेक्ट होता हूँ। तो ऐसे रोडीज की जर्नी बाकी तो सबने देखी है टीवी पर। उसका विनर बना, विनर बनने के बाद वापस अपने घर आ गया, अपने ढाबे पर दोबारा। शहर में हल्ला मचने लगा, कोई सहारनपुर का लौंडा रोडीज में है, जब ऑडिशन आने लगे। अब एक टाइम ऐसा आ गया, एक हाथ में वो दाल फ्राई की कड़छी और एक हाथ में ऐसे फोटो खिंचवा रहा हूँ लोगों के साथ। ऑटोग्राफ मांगते थे लोग, ऑटोग्राफ देने नहीं आते थे। रात को बैठ के ऑटोग्राफ करने सीखे एक दिन, और बहुत सारे जेब में रख लिए। अब कोई ऑटोग्राफ मांगता, मैंने पकड़, कह रहा ये क्या है, मैंने भैया रेडीमेड है यहाँ तो, बाकी नाम वाम तो खुद लिख लिया उसमें जो भी है। अब पूरे शहर ने भाई पलकों में बिठा लिया। फैमिली वाले तो बच्चा थर्ड पे आ जाए तब भी खुशी होते हैं। दोस्त मुझे सर बोलने लगे मेरे दोस्त, और कहने लगे यार वो तो बदल गया। अबे जो मुझे गाली देके बात करते थे, जिससे तुम बात करते तुम बोलने लगे हो सर बदला कौन है भाई। तो रिएक्शन सबके चेंज हो गए थे, मतलब कि पता नहीं क्या उपलब्धि ले ली। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि भाई मुझे आगे क्या करना है, ये तो हो गया जो होना है। तो रिएक्शन सबके अलग अलग ही थे। घर वाले खुश थे, शहर शाबाशी दे रहा था, और पूरे शहर ने बड़ी मेहनत भी की थी मेरे लिए। मतलब भीख मांगी है वोटों की सीधी सीधी। तो सब खुशी थे। बिग बॉस का ऑफर आ गया, मुझे बुलाया, मेरे आगे एक एग्रीमेंट रख दिया, कह रहे इसको पढ़ लो और इसको आप बिग बॉस में जा रहे हो। अब मैंने देखा इंग्लिश का एग्रीमेंट थे, पढ़े कौन। मैंने कहा भैया ये बताओ इसको पढ़ने के बाद इसमें कुछ चेंज करा सकता हूँ। कह रहे नहीं। मैंने साइन बताना फिर कहाँ करने, फिर तो आंख बंद करके साइन कर देता हूँ। जब आप पढ़ ही नहीं सकते, वैसे ही पन्ने पलट दो, वाह सर क्या लिखा है, ये लाइन तो मतलब ऐसी कर दी सर, क्या फायदा। तो ऐसे बिग बॉस में गए, 100 दिन रहा हूँ वहाँ। देश की जनता ने इतना प्यार दिया मेरी 100 दिन की उस मेहनत को कि भाई एक सहारनपुर का लड़का बिग बॉस का विनर बन गया। भैया जो पहली फिल्म मिली मुझे, सबसे पहली फिल्म मिली थी जिला गाजियाबाद। हमें जो कैरेक्टर सुनाए गए, जब हम सेट पे जाते हैं वो कैरेक्टर ही नहीं है वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि शिकारी शिकार कर रहे हैं, हम बेवकूफ पीछे पीछे घूम रहे हैं। हमने भैया छोड़ दी। मैंने भाई ये काम हमसे किसी से भी करा ले, तो उसमें भी हम ही पूरे बने। अरे भाई जो तुमने बताया नहीं था, और यहाँ पे चीजें दूसरी निकल रही हैं, बताया कुछ था, तो ऐसा करने का क्या फायदा है। मैंने कहा भी प्रोड्यूसर साहब को, मैंने कहा भाई साहब मैंने बतेरी सुपरहिट फिल्में जो नहीं की, तो तुम्हारी नहीं करूंगा तो मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसे वो फिल्म छोड़ दी। ऐसे तो पहली फिल्म मिली थी। दूसरी फिल्म मिली मुझे किस्मत लो पैसा दिल्ली, या मैंने लास्ट जो की थी लाल रंग की थी, खुद प्रोड्यूस की। अपने चल जा बापू करके एक फिल्म अपने होम टाउन में शूट किया, खुद प्रोड्यूस की, वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पाई। तो यही सब दिक्कतें चल रही हैं, और मैं तो कठिनाइयों में सफलता देखता हूँ, सफलताओं में कभी कठिनाई नहीं देखता। आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, फादर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए। मैंने कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं कभी चाहता नहीं अपना दुख वाला पार्ट कहीं शेयर करूँ।
जब फादर एक्सपायर कर गए तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। भले ही मैं पढ़ने में नालायक था, लेकिन पढ़ाने में बहुत अच्छा था। आज मेरी एक सिस्टर डाइटिशियन है, लंदन है, एक ब्यूटिशियन है, और हम तो आपके सामने हैं ही जैसे हैं। स्ट्रगल आज की डेट में या तो बिल्कुल फक्कड़ आदमी की रह गई है, या जिसकी जेब में अच्छा पैसा है, घर वाले लगा सकते हैं। स्ट्रगल दो ही आदमी की रह गई है। जिसे अपना घर बार सब देखना है वो स्ट्रगल नहीं कर सकता भैया। उसे रात को घर वाले पूछते हैं रोटी ला भाई, कहाँ से खिलाएगा, तो हम वो स्ट्रगल कर नहीं पाते। कोई काम यहाँ से कोई बुला लेता है, काम दे देता है तो हम कर लेते हैं, वरना वहां जाके स्ट्रगल हमसे हो नहीं पाती, क्योंकि पीछे पूरा परिवार देखना होता है। अब तो शादी भी कर ली है, अब अपनी घरवाली से पूछूंगा भैया भाग्यवान तू, अगर इजाजत देती हो तो अब चला जाऊं स्ट्रगल करने, क्योंकि कला की तो कोई उम्र नहीं है। तो इस बार पूछेंगे। अब जिस चीज के लिए मैं तैयार ही नहीं था और वो मुझे मिली है, तो मुझे उसका कोई दुख भी नहीं हुआ कि वो अगर इससे फेम मेरा कम होता गया। हाँ, मेरे ढाबे पे ग्राहक कम हो जाते मुझे टेंशन होती, क्योंकि उसके लिए मैं पूरा तैयार था। वहां खाना बनाने में मैं पूरा तैयार था। वहां मुझे दुख होता यार तुझसे क्या गलती हो रही है। यहाँ तो मुझसे गलती पे गलती हो रही थी, और कोई गुरु नहीं था जो सिखा दे, कोई गॉड फादर छोड़ो, अपने ही फादर नहीं है पीछे जो बता दें। तो अपनी ही गलतियों से सीखा, और दूसरों को ये कहा कि भाई मेरी गलती से तुम सीख लो। तो मैं तो अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान हूँ। ऐसा होता है, ये तो समय है, इसमें से तो बच्चन साहब नहीं बच पाए, पूरा घर बार बिक गया था, और मैं हूँ तो समय का पहिया है, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी मेरा मानना है अगर आप बदल गए तो आप इंसान नहीं थे। फिर मैं आज भी अपने ढाबे पे जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, ऑर्डर ले लेता हूँ, सर्विस कर लेता हूँ, अपने यूट्यूब्स की वीडियो बनाता हूँ, अपने पेज की वीडियो बनाता हूँ, अपना पूरा सिस्टम सेटअप डाल रखा है, वहीं अपना काम धंधे करता हूँ। और इस इंडस्ट्री में हमें मेन दिक्कत आती है पैसे की, और जिसके पास पैसा होता है इंडस्ट्री में उसका नाम होता है प्रोड्यूसर। तो सर भी उसी के नाम पे आगे लगा हुआ है, बाकी सबके नाम पे आगे टर लगा हुआ है, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई राइटर। तो मैंने क्यों ना हम सर ही बन जाएं, दो पैसे कमा के प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। आएंगे बॉम्बे, आएंगे, किसी ने बुला लिया तो पहले आएंगे, वरना जेबें भर के आएंगे। इस वक्त देश में एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति का सीजन चल रहा है। हर घर में लोग सवालों का जवाब याद रख रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देकर 5 करोड़ जीतने वाले एक विजेता को सब लोग भूल चुके हैं। किसी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की जिंदगी भर की कमाई कितनी होती हो? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख, या ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन KBC 5 के विनर सुशील कुमार ने महज 25 सवालों का जवाब देकर कमा लिए थे 5 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद बिहार में मोतिहारी के सुशील कुमार रातों रात स्टार बन गए। पूरे देश की नजरें उन पर टिकी थी। लेकिन आज सुशील कुमार कहां, किस हाल में है, क्या करते हैं? उन 5 करोड़ रुपयों का सुशील कुमार ने क्या किया? मैं उनके बुरे दिल की भले सब जगह। इन सवालों का जवाब सुशील कुमार की इस कहानी में मिलेगा, जो KBC विनर बनने से शुरू हुई और गांव की इस पाठशाला तक पहुंची। खुद सुशील कुमार से सुनिए उनकी जुबानी KBC से अब तक के सफर की कहानी। और हम खुद को धन्य मानते हैं और ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि हमको इस काबिल बनाए कि हम थोड़ा बहुत सहयोग करके समाज के लिए कुछ कर सके। हम ईश्वर का ही धन्यवाद देते हैं। 2015 से सुशील कुमार मोतिहारी के एक गांव में 500 से ज्यादा गरीब बच्चों को गोद लिए हुए। सुशील इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च भी उठाते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा करेंगे जो दिख रहा है, तो आगे इनके शहर में अगर पढ़ेंगे तो शहर में हम अपने मोतिहारी में इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, और ट्यूशन की सारी चीज़ें जहाँ तक पढ़ेगा बच्चा सब। वो हम जानते हैं कि सब बच्चे ऐसे नहीं होते, 50 बच्चे हम जानते हैं 4-5 बच्चे ही बहुत अच्छा जो दिख रहा अच्छा करेंगे। तो हम तो चाहेंगे कि सभी बच्चे अच्छा करें, लेकिन हमको मालूम है 4-5 बच्चे
7-8 जैसे भी उतना जो भी अच्छा करेगा, जो भी जितने भी उनके आगे की पढ़ाई के लिए मोतिहारी हो या पटना भी हो, हम लोग का सर्कल है 10 साल में ये हुआ है कि हम लोग जो बन पड़ेगा करेंगे। कई बार सुशील कुमार को लेकर अफवाहें उड़ी कि वो आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। उनके 5 करोड़ स्वाहा हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सुशील कुमार जब केबीसी के विनर बने तो उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। तो सुशील कुमार ने सबसे पहले एक आलीशान घर बनवाया। अच्छा चल रहा है। हाँ? अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बीच में कुछ अफवाहें उठी थी, उसको लेकर सवाल था कि क्या है, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो अफवाह था। हाँ? उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ अफवाह था। हाँ, क्या आगे का क्या प्लानिंग है? जैसा अभी चल रहा है, जैसा पहले चला था, आगे भी वैसे ही चलेगा हम लोग का। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग अफवाह उड़ाएगी पैसे खत्म हो गए, ऐसी भी कोई बात नहीं, अब पैसे हैं तो पैसे आते जाते ही रहते हैं। हाँ। अब पैसा का क्या, आप कोई पैसा को पकड़ के तो नहीं रख सकता है, पैसा का आता है, पैसा जाता है। पैसे है ना? है नहीं तो फिर हो क्या जाएंगे? है, बिल्कुल है। 5 करोड़ की रकम का अंदाजा सुशील कुमार को भी है। केबीसी की हॉट सीट पर बैठे सुशील कुमार ने कहा था कि जीतने के बाद वो समाज सेवा करेंगे। सुशील कुमार अपना वादा निभा रहे हैं। सुशील कुमार सिर्फ बच्चों को पढ़ाते ही नहीं बल्कि एक और मिशन पर है। सुशील की स्कूटी रोजाना सुबह निकलती है। मकसद है गौरैया पक्षी को बचाना। सुशील कुमार गांव-गांव घूमकर गौरैया का घोंसला लगाते हैं। इकोसिस्टम में हर जीव का महत्व है। गौरैया उन सभी छोटे छोटे हमारे लिए जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कीटाणु हैं उनको खाती है। उसके अलावा जो खेत में बहुत ऐसे कीट पतंगे होते हैं जिनको वो खाकर नष्ट करती है, हमारी फसलों की रक्षा करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे उसके लाभ हैं जो, और सबसे बड़ा लाभ जो हम ये कहते हैं कि हमारे इकोसिस्टम का अभिन्न हिस्सा है, उनको भी रहने का उतना ही हक है जितना हमको है। उसका नाम हाउस स्पैरो है, यानी वो घर के आसपास रहेगी। तो घर के आसपास रहेगी तो वो जिम्मेवारी हमारी होती है जब हम घर में रहते हैं तो उनके लिए भी कुछ जगह की व्यवस्था करें। इसी के लिए हम लोग घोंसला लगाते हैं चिड़ियों, उसके लिए पानी रखते हैं मिट्टी के बर्तन में। उसके अलावा धान की बाली भी हम लोग लटकाते हैं। केबीसी के बाद सुर्खियों में छा जाने वाले सुशील कुमार साधारण जिंदगी जीते हैं, क्योंकि सुशील को पता है कि असली जिंदगी में सवालों के जवाब फटाफट नहीं मिलते। गरीब बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, गौरैया बचाओ अभियान और सुशील कुमार का अब तीसरा फ्रंट देखिए। अब तक 80,000 से ज्यादा चंपा के पेड़ लगा चुके हैं सुशील कुमार। हम लोग एक अभियान चलाते हैं, चंपा से चंपारण। चंपारण का जो पुराना नाम है वो है चंपकारण्य, अर्थात चंपा का जंगल। ऐसी मान्यता है कि चंपारण जो है प्राचीन काल में चंपा का वन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में बहुत कम दिखता था, नहीं के बराबर दिखता था। तो 2018 के अप्रैल में 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के दिन हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य ये है कि हर दरवाजे पे एक चंपा का पौधा लगे, ये जिससे ये अपनी नाम की तो सार्थकता सिद्ध करे, साथ में पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हो। और अभी तक हम लोगों ने 80,000 से ज़्यादा चंपा के पौधे लगाए हैं। माउंट एवरेस्ट पर झंडा लहराकर कोई वहां टिका नहीं रहता, उसे उतरना ही होता है। केबीसी विनर बनने के बाद सुशील कुमार की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, लेकिन ये सितारा कभी गर्दिश में नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि जीत की चमक अब फीकी जरूर पड़ गई है, क्योंकि लाइट कैमरा एक्शन का दौर बीत चुका है और सुशील कुमार के सामने तो वो तल्ख सच्चाइयां हैं जिसका इलाज सुशील कुमार जैसे ही ढूंढ सकते हैं। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऐसी ही कुछ और कहानियां, ऐसे ही कुछ कमाल लोगों से मिलवाता रहूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा मत।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक दुकान है जहां जूतों की मरम्मत होती है और नए जूते बेचे जाते हैं। इस दुकान के मालिक का नाम सुभाष कुमार है। इन्होंने अपने बेटे को कभी हॉकी नहीं खेलने दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुभाष कुमार 8 बार हिमाचल प्रदेश की हॉकी टीम के कप्तान रहे। वो देश के महान हॉकी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर भिड़े भी हैं, लेकिन हॉकी प्रेमियों और उनके अपने राज्य ने उन्हें भुला दिया। सुभाष कुमार एक उदाहरण तो है ही, हमारे देश में हजारों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम सबने मिलकर भुलाया है। हमारे इस देश को कैसे नुकसान होता है जब हम इतने महान खिलाड़ियों को भुला देते हैं, आइए ये याद करें। जब गुमनामी के अंधेरे में सुभाष चंद गुम हैं तब, और जब सुभाष चंद का सितारा चमक रहा था तब। उम्मीद बहुत थी, पूरी नहीं हुई। उम्मीद तो बहुत थी लेकिन हुआ नहीं। इंटरव्यू दिया था मैंने, पहले भी हुआ मेरा इंटरव्यू गया है, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। एक बार की यकीन नहीं होता, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कभी हिमाचल प्रदेश की ओर से नेशनल हॉकी के खिलाड़ी रहे सुभाष चंद आज जूते सिल रहे हैं। जिन हाथों में कभी स्टिक रहती थी, उन हाथों में आज जूते साफ करने का कपड़ा है। छोटी सी दुकानदारी है और साथ में बीते दौर का खजाना है। सुभाष चंद कभी हिमाचल प्रदेश के स्टार हॉकी खिलाड़ी थे। 1977 से 1978, 1989, 1980, 1981, 1982, 1983 तक हिमाचल प्रदेश की हॉकी टीम की ओर से गोलकीपर के तौर पर नेशनल लेवल पर हॉकी खेली। ये वो दौर था जब आज की तरह खिलाड़ियों के पास न ढंग की हॉकी स्टिक होती थी, न नए जूते होते थे, न कायदे की जर्सी होती थी। लेकिन सुभाष चंद को इन संसाधनों ने कभी नहीं रोका। सितारे चमकते रहे, लेकिन इस खेल प्रेम में सुभाष चंद को सिर्फ मेडल मिले, सम्मान मिला, नौकरी नहीं मिली। देखो, छठी में हमने स्कूल में जाकर हॉकी का खेलना शुरू किया। आस्ते 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 खेलते रहे, लेकिन सन 77 में मैंने पहला नेशनल जो है दिल्ली में खेला। नेहरू के लिए हमारी टीम गई थी, उसमें मैं गोलकीपर था। और उसके बाद 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 यहाँ तक मैं नेशनल खेलता रहा। स्कूल नेशनल खेले, इंटर यूनिवर्सिटियाँ खेली, ओपन स्टेट खेले, ओपन नेशनल खेले। मैंने कम से कम 7-8 नेशनल खेले हैं। और उस वक्त का समय ऐसा था कि हमें स्पोर्ट्स के लिए कभी हॉकी नहीं मिलनी, कई बार पैड नहीं मिलने, कई बार ग्लव्स नहीं मिलने, तो हम जो है टूटे फूटे पैडों से, टूटे फूटे हॉकियों से खेलते थे और इस तक पहुँचे। अगर हमारे पास अच्छा सामान होता, अच्छी चीज़ होती, तो शायद आज हम कहीं और जगह होते। सुभाष चंद को सरकारी नौकरी की उम्मीद थी, लेकिन नहीं मिली। इधर उम्र ढलती गई और खेलना छूट गया। परिवार की जिम्मेदारी और व्यवस्था की बेरुखी दोनों ने सुभाष चंद को ये दुकान खोलने पर मजबूर कर दिया। हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला स्पोर्ट्स में। एक इंटरव्यू हुआ था जी का शिमला में, तो वहाँ पे भी कोई सिफारशी काम था। हमने वहाँ पे भी अप्लाई किया कि सर मैं सबसे ज़्यादा नेशनल खेला हूँ, हमारे कोई हिमाचल में नौकरी नहीं है, तो हमें पंजाब उड़ लेगा या हरियाणा उड़ लेगा। जब हमारे घर में सिलेक्शन हो रही है स्पोर्ट्स की, तो हमें कोई ना कोई तो बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। सुभाष चंद अपने दौर के कैसे हॉकी खिलाड़ी थे, उनके साथी खिलाड़ी सुरेश होंडा से सुनिए। जिस सुभाष की बात कर रहे हैं, सुभाष मेरे साथ नेशनल लेवल तक खेला हुआ है और काफ़ी टाइम नेशनल खेले हैं उसने मेरे साथ, और इंटर कॉलेज भी खेला है। और मेरी टीम का वो गोलकीपर होता था और अच्छा गोलकीपर हिमाचल में इसने पार्टिसिपेट किया है। हॉकी के प्रति दीवानगी सुभाष चंद को शिखर पर भी ले गई और शून्य पर भी। दिल ऐसा टूटा कि अपने बच्चों को हॉकी स्टिक हाथ में लेने तक नहीं दी, खेलना तो दूर की बात।
मैकेनिक की ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन उसका भी बेनिफिट नहीं मिला। बिल्कुल पूरी अनदेखी की है, हमें आगे ले जाने का नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो स्पोर्ट्समैन है, हमें स्पोर्ट्समैन का बेनिफिट देते, तो फिर हम किसी को प्लेयर को क्यों कहें कि आप स्पोर्ट्स खेलो। हम तो यही कहेंगे कि देखो हमारी हालत, कल को आपकी भी यही हालत होगी, आप पढ़ो लिखो अपना नौकरी करो। सर उम्मीद तो बहुत थी लेकिन हुआ नहीं। इंटरव्यू दिया था मैंने, पहले भी हुआ मेरा इंटरव्यू गया है, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। अनुराग सिंह ठाकुर से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि चलो हमारे को तो नहीं मिले, हमारे बच्चे को कहीं एडजस्ट कर दें। हम वही उम्मीद रखते हैं, चलो हमारे खेल मंत्री बने, या फिर अगर बच्चे को नहीं करना है तो थोड़ा बहुत हमारी कोई हेल्प कर दें। जो ओल्ड ये हैं स्पोर्ट्समैन, हमारी उतनी किसी ज़्यादा इनकम तो है नहीं, पर चलो हमारी कोई है उसकी हेल्प कर दें। मैं तो यही अनुराग जी से अनुरोध करूँगा। नहीं, मैंने शुरू में खेल ली थी, बट फैमिली ने मना कर दिया, तो उसके बाद हमने नहीं खेली कभी भी, क्योंकि मेन तो यही था कि नहीं खेलने का रीज़न था कि इतना ज़्यादा फादर खेलने हैं तो उनको कुछ नहीं मिला था, हमें तो दूर की बात है कि हमें भी कुछ मिलेगा, इसलिए हमारा तो कोई इंटरेस्ट फिर रहा में नहीं। दीवार में टंगे इन जूतों की मरम्मत खुद सुभाष चंद ने की है। चमकते जूते तस्दीक कर रहे हैं कि बनाने वाले हाथ उस्ताद के हैं। उधर बनाने वाले हाथ को अफसोस है कि हाथ में जूतों के धागों की जगह हॉकी की स्टिक ही होती तो बेहतर होता। अशोक राणा, हमीरपुर, गुड न्यूज टुडे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। तो मुझे याद है कि मैं कैसेट्स में सुनना करता था इन सॉन्ग्स को, बड़ा कमाल था। और इसके अंदर लाइन थी कि ये शहर भूला मुझे, मैं भी इसे भूल गया। हमारे बॉलीवुड की फिलॉसफी है इतनी कहानियों का निचोड़। तो भाई और बहनों, भूलिए मत, जितना हो सके याद करिए, और मैं कल फिर आऊँगा इसी वक्त आपको कुछ और पॉजिटिव बनाने। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ऐसी ही कमाल की कहानियाँ हमें देश को सुनाते रहना है और पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद। शिमला में बारिश, दिल्ली में राहत, चार धाम यात्रा में कुदरत का खलल, असम में आसमान से जल तांडव। शुभ मंगल सावधान, देखिए श्वेता झा के साथ रात 10:04 पर।
कौन से ग्रह आपको कर्ज में फंसा देते हैं? कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कर्जा चुकने नहीं देते? और कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब आदमी कर्जा चुकाना नहीं चाहता? क्या है कर्ज का पूरा मामला और क्या है कर्ज से बचने के ज्योतिषीय उपाय? जानिए मेरे साथ गुड लक टुडे में, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। वक्त है शानदार खबर का। डेफ ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है तमाम खिलाड़ियों को। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया है। 21 मई को पीएम निवास आने का उन्हें न्योता भी दिया है। तमाम खिलाड़ी जो इस खेल में शामिल हुए थे, डेफ ओलंपिक में 8 स्वर्ण समेत 16 पदक जीते हैं, जो कि एक शानदार प्रदर्शन है। 2021 में कोविड के चलते ये खेल स्थगित हो गए थे, जो कि अब हुए हैं, जिसमें शानदार प्रदर्शन भारत का रहा है। शिमला में बारिश, दिल्ली में राहत। 4 धाम यात्रा में कुदरत का खलल। असम में आसमान से जल तांडव। शुभ मंगल सावधान, देखिए श्वेता झा के साथ रात 10:04 पर